इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि तियानलिन कॉन्टिनेंट को 5 रीजन में बांटा गया है, जिनमें से 4 रीजन ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ इंसानों के रहने के लिए उपयुक्त है। वहाँ नेचुरल रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, लेकिन 5वां सेंट्रल रीजन पूरी तरह बंजर है। वहाँ किसी इंसान के लिए जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। इंसानों के कबीलों ने बाहर के चारों रीजन पर कब्जा कर लिया और वहाँ बस गए। डीमंस और बिस्ट ने भी सेंट्रल रीजन पर कब्जा कर लिया और वहीं रहने लगे। फेंटियन कैलेंडर के साल 425 में अपने कल्टिवेशन से एक नई टेक्निक सीखी और वो डीमन से इंसानी रूप में तब्दील हो गया। कुईजी इंसानों से बदला लेना चाहता था, क्योंकि इंसान हजारों सालों से खुशहाली से रह रहे थे और डीमन बंजर इलाके में काफी मुश्किल से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। कुईजी ने डीमंस की एक आर्मी बनाई और इंसानों को खत्म करने के लिए उसने ईस्ट रीजन की फेंटियन इंपियर सिटी के ऊपर अटैक किया। वहाँ का किंगयुन कबीला एक कल्टिवेशन कबीला था, जिन्हें क्लाउड टेम्पल ने ऑर्डर्स दिए कि वो अपनी आर्मी को इकट्ठा करे और कुईजी की डीमन आर्मी का सामना करे। कुईजी सभी से कहता है कि जो भी मेरे रास्ते में आगे आएंगे उन्हें खत्म कर दूंगा और जो मेरी गुलामी कबूल कर लेंगे उन्हें छोड़ दूंगा। कुईजी अपने डीमन का किंगडम बनाना चाहता था। वो अपनी पावर्स से एक ड्रैगन को बुलाता है और उसे इंपियर सिटी को खत्म करने के लिए भेज देता है। ड्रैगन के साथ डीमंस की एक पूरी आर्मी भी थी और उन्होंने इंपियर सिटी के ऊपर अटैक कर दिया था। किंगयुन कबीले के लोग डीमन से फाइट कर रहे थे पर उनसे जीत नहीं पा रहे थे, इसीलिए वहाँ क्लाउड टेम्पल की मास्टर निंग्यू डाई आ जाती है। वो कहती है कि क्लाउड टेम्पल हजारों सालों से ईस्ट में खड़ा है और वो डीमंस को कभी जीतने नहीं देगा। निंग्यू डाई अपनी आइस पावर से ड्रैगन को पूरी तरह से फ्रीज कर देती है, जिससे ड्रैगन टूटकर बिखर जाता है। इसके बाद वो किंगयुन कबीले के लोगों को ऑर्डर देती है कि किसी भी तरह तुम्हें इन डीमंस को रोकना होगा और अपनी सिटी को बचाना होगा। निंग्यू डाई की बात सुनकर सभी सोल्जर्स अपनी पूरी पावर से लड़ने लग जाते हैं और अब निंग्यू डाई भी डीमंस के ऊपर अपनी आइस पावर से अटैक करती है। इसके बाद निंग्यू डाई कुईजी से कहती है कि क्या तुम अपने मकसद को पूरा करने के लिए इतने सारे जीवों की बलि देना चाहते हो? तुम अपने जिस गॉड किंगडम को बनाना चाहते हो, क्या वो तुम्हारे लोगों की लाशों पर बना हुआ नर्क नहीं होगा? कुईजी उससे कहता है कि तुम इंसान 10,000 सालों से इस कॉन्टिनेंट को कंट्रोल कर रहे हो। क्या तुमने कभी सेंट्रल रीजन में आकर देखा कि वहाँ की क्या हालत है? तुम सभी अपनी जिंदगी आराम से जी रहे थे, लेकिन अब सत्ता परिवर्तन का समय आ गया है। कुईजी अपनी पूरी पावर से इंपियर सिटी के ऊपर अटैक करता है, लेकिन निंग्यू डाई उसका सामना नहीं करती और इंपियर सिटी को बचाने के लिए अपनी पूरी पावर से कुईजी से लड़ती है। निंग्यू डाई कुईजी को हरा देती है, लेकिन कुईजी के साथ लड़ाई में निंग्यू डाई की स्पीड को बहुत नुकसान होता है और वो गहरी नींद में चली जाती है। उसकी सोई हुई स्पीड ईस्ट रीजन में गिरकर कहीं खो जाती है और इसी के साथ ये सीन यही कट हो जाता है। अब फेंटियन कैलेंडर के साल 423 में ईस्ट रीजन के लुओ कबीले में कुछ गड़बड़ी होती है। लुओ कबीले के लीडर के भाई लुओ बिंग क्वान को सत्ता का लालच आ जाता है और वो बाहरी लोगों के साथ मिलकर अपने भाई यानी लुओ कबीले के लीडर लुओ जियाओ को जहर देने की साजिश रचता है, क्योंकि वो उनकी पोजीशन और पावर्स को हथियाना चाहता था। लुओ जियाओ अपने भाई को समझाता है, लेकिन लुओ बिंग क्वान उसकी बात नहीं समझता। लुओ जियाओ भागते हुए एक जंगल में आ गया था। वो अपने भाई लुओ बिंग क्वान से कहता है कि तुम्हें डीमन ने आखिर क्या लालच दिया जिससे तुम अपने भाई को ही मारना चाहते हो और अपने कबीले को धोखा दे रहे हो? लुओ बिंग क्वान उसे बताता है कि यह जंगल का कानून है, जो मजबूत होता है वही जंगल को कंट्रोल करता है। पर भाई, आप दुनिया को बिल्कुल नहीं समझते। अगर हमारा लुओ कबीला आगे समृद्ध और पावरफुल होना चाहता है तो इसे बदलना होगा। और वो कई सारी चेन से लुओ जियान पर अटैक करके उसे पकड़ लेता है और अपनी सोट की मदद से उसे मार डालता है। अब वो कबीले के लोगों में झूठी खबर फैलाता है कि लुओ जियाओ ने दुश्मनों के साथ दोस्ती की और हमारे कुल के नियम तोड़े थे, इसीलिए उसे सजा दी गई। और अब लुओ बिंग क्वान कबीले का नया लीडर बन गया था। उसने लुओ जियाओ के बेटे लुओ जेंग और लुओ जियाओ के सभी सैनिकों और परिवार के लोगों को अपना कैदी बना लिया। लुओ बिंग क्वान के सैनिक सभी कैदियों के ऊपर जुल्म करने लग गए और उनका इस्तेमाल लुओ कबीले के मार्शल आर्ट्स के स्टूडेंट की प्रैक्टिस के लिए किया जाने लगा। उन सभी कैदियों में से एक कैदी लुओ यूशु भी था। वो बीमार था, इसीलिए वो चल नहीं पा रहा था। इसीलिए एक सैनिक उसे कोड़ों से मारने लग जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि यूशु नाटक कर रहा है। लेकिन तभी एक दूसरा सैनिक यूशु को मारने वाले सैनिक को रोकता है और उसे कहता है कि आज कोई भी मरना नहीं चाहिए, क्योंकि यंग मास्टर पेईरान आज अपने कल्टिवेशन से जागे है, इसीलिए किसी को मरने मत दो, उन्हें इनकी जरूरत पड़ सकती है। इसके बाद यूशु का एक साथी उसे उठाता है और उसे अपने साथ लेकर जाता है।
यूशु अपने साथी से कहता है कि यंग मास्टर लुओ जेंग इन सभी को सबक सिखाएंगे। लेकिन अब यूशु का साथी उसे बताता है कि मैंने प्रिजन के कुछ सैनिकों को ये कहते सुना कि वो लोग मास्टर जियो जेंग को रोज कुछ दवाई देते हैं ताकि वो कल्टिवेशन ना कर सके। उन दवाइयों से लुओ जेंग को बुरे सपने आते थे जिससे उसका दिमाग स्टेबल नहीं रह पाता। अब हमें यंग मास्टर लुओ जेंग को दिखाया जाता है जो एक प्रिजन में बंद था और उसे कुछ बुरे सपने आ रहे थे जिनमें लुओ बिंग क्वान उसके डेड को मार रहा था। लुओ जेंग को काफी गुस्सा आता है और वो चिल्लाकर लुओ बिंग क्वान से कहता है कि तुम मेरे डेड पर गलत इल्जाम लगा रहे हो, वो ऐसा नहीं कर सकते, तुम उन्हें फंसा रहे हो। और वो लुओ बिंग क्वान के ऊपर अटैक करके उसे मारने की कोशिश करता है, पर लुओ बिंग क्वान बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए वो लुओ जेंग को हरा देता है, जिससे अब लुओ जेंग घबराकर अपनी नींद से जाग जाता है। जागने पर उसे पता चलता है कि वो एक सपना देख रहा था, इसीलिए वो फिर से सो जाता है। तभी लुओ जेंग के पास स्टीवर्ट फेंग आता है जो लुओ बिंग क्वान का मंत्री था। वो लुओ जेंग को सोता हुआ देख उसे जगाने के लिए उसके पेट में लात मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जेंग जाग जाता है और वो स्टीवर्ट फेंग को पकड़कर अपनी चेन से उसका गला दबा देता है। जेंग उसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी स्टीवर्ट फेंग लुओ जेंग से कहता है कि तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हारे सभी साथियों को भी मार दिया जाएगा। लुओ जेंग रुक जाता है और स्टीवर्ट फेंग को छोड़ देता है और उसे कहता है कि तुम मुझे अपने यंग मास्टर पेईरान के लिए लेने आए थे, इसीलिए अब देर मत करो और मुझे उनके पास लेकर चलो। स्टीवर्ट फेंग लुओ जेंग को लेकर बाहर जा रहा होता है। तभी लुओ कबीले की एक लड़की जेंग से मदद मांगती है। वो जेंग की छोटी सिस्टर एक प्रिजन में से जेंग को बुलाती है, लेकिन जेंग अपनी सिस्टर की ओर देखे बिना ही बाहर चला जाता है। इसके बाद स्टीवर्ट फेंग यंग मास्टर पेईरान के पास जाता है और उसे कहता है कि लुओ जेंग को मार्शल आर्ट ट्रेनिंग ग्राउंड में लेकर आ गए हैं, इसीलिए अब पेईरान भी ट्रेनिंग ग्राउंड में जाने लगता है। दूसरी ओर ग्राउंड में मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग चल रही थी और कुंफू मास्टर्स कैदियों के ऊपर अपने मुंह राई कर रहे थे। वो बताते हैं कि जिसने जन्म लिया है वो इंसान मर सकता है, लेकिन अगर कोई अमर होना चाहता है तो उसे 5 रियल्म से गुजरना पड़ता है, जिन्हें स्किन रिफाइनमेंट, बोन रिफाइनमेंट, फ्लैश रिफाइनमेंट, विसेरा रिफाइनमेंट और मेरो रिफाइनमेंट कहते हैं। इन सभी में माहिर होने के बाद कोई भी बहुत अच्छा योद्धा बन सकता है। ये कहकर अब वो अगले कैदी दल को बुलाते हैं जो लुओ कबीले के लोग थे। वो यूशु को आगे लेकर आते हैं और एक स्टूडेंट यूशु पर अटैक करता है, लेकिन तभी जेंग वहां जाता है और उस स्टूडेंट से रुकने के लिए कहता है, इसीलिए अब वो स्टूडेंट रुक जाता है और तभी जेंग बहुत तेजी से उस स्टूडेंट के पास आकर उसे मारता है, जिससे वो बहुत दूर जाकर गिरता है। इसीलिए अब सभी स्टूडेंट लुओ जेंग के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन अब लुओ जेंग एक एक करके सभी को मारता है और सभी को बीट कर देता है। तभी उन सभी स्टूडेंट्स का मास्टर कहता है कि लुओ जेंग बोन रिफाइनमेंट के मिडिल स्टेज पर है, इसीलिए वो बहुत पावरफुल है। अब पेईरान वहां पहुंच जाता है और वो जेंग के लिए तालियां बजाता है। वो लुओ जेंग से कहता है कि मुझे कल्टिवेशन करते हुए बहुत वक्त बीत गया, मुझे तो लगा था कि सैनिकों ने तुम्हें मार दिया होगा, लेकिन तुम्हें जिंदा देखकर मुझे बहुत खुशी है। पेईरान की बात सुनकर लुओ जेंग कहता है कि अभी तो हमारी लड़ाई बाकी है, उसे पूरा किए बिना मैं कैसे मर सकता हूँ। पेईरान जेंग की बात पर हंसता है और उसे कहता है कि मुझे भी देखने दो कि लुओ कबीले की सबसे बड़ी ब्रांच का यंग मास्टर कितना पावरफुल है। ये बोलकर पेईरान जेंग के ऊपर अटैक कर देता है और बहुत तेजी से जेंग के पीछे जाकर उस पर अपने बोन रिफाइनमेंट के पीक लेवल की पावर से अटैक करता है, जिससे जेंग बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। इस अटैक से लुओ जेंग को पता चलता है कि पेईरान बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है, इसीलिए पेईरान जेंग से कहता है कि तुम्हें पता होना चाहिए था कि लुओ कबीले के पूर्वज एक बार यहाँ स्वर्ग और अर्थ के 2 अमृत छोड़कर गए थे और उन अमृत का एकमात्र काम किसी भी रियल्म में बहुत जल्दी से इम्प्रूवमेंट लाना था। ये बात सुनकर लुओ जेंग पेईरान से कहता है कि तुमने लुओ कबीले के रूल्स को तोड़ा है और उन अमृत का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर लिया है, लेकिन अब पेईरान कहता है कि बस तुम्हारे डैडी उन रूल्स को मानते थे, लेकिन अब वो मर चुके हैं। पेईरान की बात सुनकर जेंग को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा घायल था और हिल नहीं पा रहा था, इसीलिए अब पेईरान उसके पास आता है और उसे कहता है कि किसी वक्त तुम्हें लुओ कबीले का सबसे होनहार मास्टर समझा जाता था और अब तुम बस एक कैदी हो जिसकी हालत एक कुत्ते से भी खराब है। इसके बाद पेईरान लुओ जेंग से कहता है कि मैंने सुना है कि किंगयुन कबीले में तुम्हारी छोटी बहन अपना काम अच्छे से नहीं कर रही थी, इसीलिए उसे पनिशमेंट दी गई है
और उसे एक पनिशमेंट माउंटेन पर भेज दिया गया है। लेकिन अब उसे भरोसा नहीं है कि उसका बड़ा भाई उसे बचाने के लिए आएगा, क्योंकि तुम तो खुद को भी नहीं बचा पा रहे हो। ये कहकर पेरान वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें लो कबीले की सबसे बड़ी बेटी लोयान को दिखाया जाता है, जो चेन से बंधी थी और उल्टी लटकी थी। अब हम देखते हैं कि एडवर्ड फेंग जेंग को उठाकर फिर से प्रिजन में ले आता है और उसे फिर से चेन से बांध देता है, जिसे देखकर लो यूशु को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसी की वजह से जेंग की हालत हुई है। अगले सीन में हमें जेंग को दिखाया जाता है, जो प्रिजन में था और उसे अब होश आ गया था। वो बताता है कि अभी वो जिस प्रिजन में कैद है उसका इस्तेमाल पहले लो क्लैन की सबसे इम्पोर्टेंट कल्टिवेशन करने वाली जगह के रूप में किया जाता था, लेकिन अब उन्होंने इस जगह को एक प्रिजन बना दिया था। जेंग अपना शर्ट खोलता है और पानी से अपने गाँव को धो रहा था। वो सोच रहा था कि स्वर्ग और अर्थ की पील असलियत में बहुत पावरफुल है, क्योंकि उसने कुछ ही वक्त में पेरान को बोन रिफाइनमेंट के पीक रियल्म पर पहुंचा दिया। उसके अंकल ने लीडर की पोजीशन को हासिल करने के लिए लो जियाओ को धोखे से मार दिया और स्वर्ग और अर्थ की पील को अपने पास ले लिया। जेंग अपने डेड को याद करता है और उनसे पूछता है कि क्या हमारा लो क्लैन इन लोगों के हाथों खत्म हो जाएगा। तभी उसे अपने डेड की लिखी हुई बुक दिखती है, जो अपने आप हिलने लग गई थी और उसे अपने डेड की आवाज भी सुनाई दे रही थी। जेंग के डेड ने उनकी बुक में स्वर्ग के रूल्स लिखे थे। जेंग के डेड ने लिखा था कि एक जेंटलमैन कोई वेपन नहीं है, क्योंकि उसे किसी से लड़ना नहीं है, लेकिन बिना लड़े और बिना वेपन के कोई भी आदमी पावरलेस हो जाता है। जब किसी इंसान की इच्छाएं बहुत ज्यादा होती है तो उसके वेपन्स और पावर्स पाने की इच्छाएं भी बहुत बढ़ जाती है। लेकिन भले ही दुनिया माने या ना माने, अंत में जीत दयालुता की होती है। इसीलिए हमेशा अपनी नाराजगी का बदला दयालु होकर लेना चाहिए। अब जेंग को उस बुक से वही बातें सुनाई दे रही थी और वो बातें बार बार रिपीट हो रही थी। वो बुक भी चमकने लग गई थी। जेंग देखता है कि बुक के अंदर लिखे लेटर बाहर निकल गए हैं और वो गोल्डन कलर में चमक रहे हैं। लेकिन तभी जोंग को अपने डेट के लिखे रूल्स और उसकी बातों पर गुस्सा आता है और वो चिल्लाकर आवाज को बंद होने के लिए कहता है, जिससे अब सभी लेटर्स गायब हो जाते हैं और आवाज आना भी बंद हो जाती है। जेंग उस बुक के पास जाता है और उसे उठाकर कहता है कि इस बुक में जो कुछ भी लिखा है सब कुछ सही है, लेकिन बस एक बात गलत है कि अपनी नाराजगी का बदला दयालु बनकर लेना चाहिए। जेंग अपने डेट से कहता है कि मैं कभी इस बात को नहीं मानूंगा, क्योंकि इसी की वजह से आप मारे गए और इसकी वजह से हमारे क्लैन की हालत हुई। अगर आप इन बातों पर भरोसा नहीं करते तो अपने छोटे भाई के हाथों नहीं मरते। ये कहकर जेंग उस बुक को आग में डाल देता है और वो बुक जल जाती है। अब जेंग को बुरा लगता है, क्योंकि वो जानता था कि उसके बुक के ऊपर अपना गुस्सा निकालने से कुछ नहीं होगा। वो अपने आप से कुछ सवाल कर रहा होता है और तभी आग के अंदर से बुक के गोल्डन लेटर्स बाहर निकलते हैं, जो जेंग की बॉडी पर आकर चिपक जाते हैं। जेंग उन्हें अपनी बॉडी से अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन अब वो उसकी बॉडी से अलग नहीं हो रहे थे। अब वहाँ बहुत सारे लेटर्स आ जाते हैं और जेंग की पूरी बॉडी को कवर कर देते हैं, जिससे जेंग को दर्द होता है और वो चिल्लाने लग जाता है। पर अब जेंग की बॉडी चमकने लग जाती है और वो हवा में उड़ने लग गया था। उसकी बॉडी में बहुत सारी एनर्जी फ्लो होने लग गई थी, जिससे अब जेंग के हाथों पर बंधी चेन टूट जाती है। तभी तेज रोशनी देखकर एडवर्ड फेंग वहाँ जाता है और सलाखों के पीछे से जेंग को देख रहा होता है, पर तभी टूटी हुई चेन आकर उससे टकराती है और वो पीछे जाकर गिर जाता है। एडवर्ड फेंग जेंग की पार्ट्स को देखकर डर जाता है और वहाँ से भागकर लो बिंग क्वान के पास जाता है। दूसरी ओर जेंग पानी में गिर जाता है और कल्टिवेशन करने लग जाता है, जिससे वो अपने कॉन्शियसनेस स्पेस में पहुंच गया था, जहाँ उसे सुनाई देता है कि जब कोई सुपीरियर इंसान किसी वेपन को रिफाइन करता है तो स्वर्ग को भी अपने पावर से छीन सकता है। जब कोई इंसान अपनी बॉडी को वेपन बना लेता है तो उसकी बॉडी स्पीड में बदल जाती है। कॉन्शियसनेस स्पेस में जेंग को एजो ड्रैगन दिखता है और वो एक कूलड्रॉन में गिर जाता है। तभी वो कूलड्रॉन एक्टिवेट हो जाती है और जेंग को जला देती है, लेकिन जेंग को कुछ भी नहीं हुआ था। जेंग की फिजिकल बॉडी खत्म होने की बजाय और स्ट्रॉन्ग हो गई थी। अब जेंग फिर से दूसरी दुनिया में पहुंच गया था, जहाँ उसे जायंट स्पीड अपने हैमर से मार रही होती है और साथ ही वहाँ किसी की आवाज भी आती है, जो जेंग को अपनी बॉडी को एक वेपन की तरह रिफाइन करना सिखा रही थी। लेकिन जेंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जेंग स्पीड के हैमर्स की मार से बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है और तभी वहाँ एक स्पीड और आ जाती है, जो जेंग को दो हैमर के बीच दबा देती है, जिससे जेंग को ऐसा लगता है कि अब वो मरने वाला है। जेंग दोनों हैमर्स के बीच में दब चुका था, लेकिन तभी वो फिर से दुनिया में चला जाता है, जहाँ जेंग को अपने डेड दिखते हैं, जो उसे कहते हैं कि क्या तुम्हें वो सभी बातें याद है जो मैंने तुम्हें सिखाई थी। दरअसल जेंग के डेड स्वर्ग के रूल्स की बात कर रहे थे। जेंग को वो सभी रूल्स पता थे, इसीलिए अब जेंग के डेड उसे कहते हैं कि अपनी सिस्टर को ढूंढो और अच्छे से
रहो, अगर तुम जिंदा रहोगे तो ही उम्मीद होगी। यह कहकर जेंग के डैड वहाँ से गायब हो जाते हैं। अपने डैड की बात सुनकर जेंग को समझ आ गया था कि उसे अपनी सिस्टर को बचाना है, इसीलिए वो अभी नहीं मर सकता। ये सोचकर जेंग दोनों हैमर के बीच से निकलने की कोशिश करता है और तभी जेंग की पावर से एक्टिवेट हो जाती है, जिससे वो दोनों हैमर्स को तोड़ देता है और अब जेंग जायंट स्पीड के हैमर के अटैक को भी रोक लेता है। इसके बाद जेंग अपनी पावर से दोनों स्पीड के ऊपर अटैक करता है और उन्हें मार गिराता है। जेंग अपने कल्टीवेशन से बाहर आना चाहता था, इसीलिए वो एक एक करके सभी दुनियाओं से बाहर आता है और अपने कल्टीवेशन स्पेस से भी बाहर आ रहा। तभी ये जो ड्रैगन जेंग का पीछा करने लगता है, पर जेंग उससे बच जाता है और वहां से निकल जाता है। अब जेंग अपने कल्टीवेशन से बाहर आ चुका था, लेकिन वो बहुत घायल था और पानी से बाहर आकर बेहोश हो गया था। हमें जेंग के हाथों में एक पेंडेंट दिखता है जो फिश जेट पेंडेंट था और उस पेंडेंट का दूसरा हिस्सा जेंग की सिस्टर के पास था। अगले सीन में हमें एडवर्ड फेंग को दिखाया जाता है जो लो बिंग क्वान के पास भागता हुआ आया था। फेंग बिंग क्वान को बताता है कि प्रिजन में कुछ अजीब हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि लो जेंग ने कोई नई मिस्टीरियस टेक्निक सीख ली है जिससे वो बहुत पावरफुल हो गया। फेंग की बात सुनकर बिंग क्वान उसे पूरी बात ठीक से बताने के लिए कहता है और ये सीन यही कट हो जाता है। दूसरे सीन में हमें एक तहखाने को दिखाया जाता है जहाँ एक फर्नेस थी और उस फर्नेस के अंदर एक जी लेंग नाम का डीमन था। वो अपने वेपन को रिफाइन करने के लिए इंसानों की स्पीड का यूज कर रहा था, लेकिन लो क्लैन के गुलामों की स्पीड पावरफुल नहीं थी, इसीलिए उसे ज्यादा पावरफुल स्पीड की जरूरत थी। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।